अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान कोरोना केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है और ये तादाद 137 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 104 हो गई है। बलूचिस्तान में 10, पंजाब में 1, इस्लामाबाद में 2, केपी में 15 और गिलगित बल्तिस्तान में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की गर्ज से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों को 5 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। 23 मार्च की जो तकरीबात हैं उनको भी मनसूख कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी सरहदों को 15 रोज़ तक मुकम्मल बंद और अरकान पार्लियामेंट को छुट्टियां दे दी गई हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को महदूद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीन से आने वाले किसी भी शख्स में कोरोना की तशख़ीस नहीं हुई। ये लोग तफ्तान में बैठे हुए थे, वफाकी हुकूमत ने जो है वो इन्हें वहाँ से यहाँ लाई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तान से जितने अफराद सिंध आए हैं इससे कहीं ज़्यादा पंजाब पहुँचे हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। सूबे में 3 हफ्ते तक मेडिकल इमरजेंसी नाफिज है, जबकि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। शादी हॉल, अवामी तकरीबात और आर्जी बाज़ारों पर पाबंदी है। सिंध में 78 मज़ारात हैं जिन्हें 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब की बात करें तो हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र यहाँ भी मज़ारात को बंद करने का फैसला किया गया है। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है। कैदियों की सज़ा में 60 दिन की कमी कर दी गई है और इसका मकसद कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र जेलों में कैदियों की तादाद को कम करना है। हम आपको ये बताएं कि ईरान ने भी गुज़श्ता हफ्ते 70,000 कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा किया था। हायर एजुकेशन पंजाब ने तमाम असातिज़ा को भी 5 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी हैं, जबकि नर्सरी से 7वीं जमात तक के बच्चों को बग़ैर इम्तिहान दिए अगली क्लासेस में भिजवाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि मास्क और तिब्बी आलात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ नतीजा खेज़ इक़दाम किए गए हैं। हस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की ट्रेनिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के इंतज़ामात की बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़तरे से आगाह हैं मगर ऐसे फ़ैसले नहीं करेंगे जिससे खौफ पैदा हो। हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं ये अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा रोज़ाना शाम 5 बजे सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि मुल्क भर में 13 लेबॉर्ट्रीज़ में कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने भी हिफाजत इक़दाम का सर्कुलर जारी किया है और तमाम मुलाज़मीन को बायोमेट्रिक हाज़िरी से इस्तिस्ना देकर उन्हें मास्क पहनने की हिदायत की है। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, ये पैगाम आम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में अवाम इस सूरत हाल में पैनिक ना करें। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहबा, इससे पहले भी कोरोना पर मैं आपके साथ प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन जब से पाकिस्तान में केसेस ये आए हैं, ख़ासकर पंजाब में जो केस है, उसके बाद मेरा ये पहला प्रोग्राम है आपके साथ। अब आपकी सिचुएशन में अगर देखें तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ चाइना की तरह वो फैसिलिटीज़ हैं जिस तरीके से चाइना ने इसको रोका है, वहाँ आप केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, कम जो बल्कि लोग सेहतयाब होकर घरों में वापस जा रहे हैं। हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं हम इसका मुकाबला कर सकें, इनको ठीक किया जा सके। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चाइना में रोकने का क्या तरीका था। उन्होंने भी अपने सारे अदारे बंद कर दिए, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन्स कर दिए जब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी। हमने उससे पहले कि ये तादाद बढ़ती हमने सारा कुछ बंद कर दिया है। इस वक्त तालीमी अदारे बंद हैं, इस वक्त कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और इज्तिमा हर किस्म का बंद है। ऑल पब्लिक गैदरिंग्स हैव बीन क्लोज, शादियों तक पाबंदी लगा दी गई है। और ये सारी बातें इसलिए की गई हैं कि आप डिस्टेंसिंग करें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, कोरोना वायरस तो आ गई है, पहले हम प्रिवेंशन की कोशिश कर रहे थे, अब प्रिवेंशन नहीं हो सकती क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं उनमें से कुछ ज़ायरीन हैं और कुछ जो लोग बाय एयर आए उन लोगों ने वायरस अब मुल्क के अंदर ले गए हैं। अब हमने मिटिगेशन का सिलसिला करना है। मिटिगेशन का ये मतलब है कि मरीज़ होंगे ज़रूर, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इतने ही मरीज़ अस्पतालों में आएँ, मरीज़ों को संभाला जा सके। हर मरीज़ जो ज़ुकाम खांसी का है उसको कोरोना वायरस नहीं है, एक तो ये बात पक्की होनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अगर 100 अच्छा, पहले जरा ये बता दें, अभी आपने कहा कि जिसको सिर्फ नज़ला जुकाम खांसी है इसका मतलब है इसको कोरोना नहीं है, तो फिर किन सिम्टम्स पर कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है? कौन से सिम्टम्स होंगे तो आपको टेस्ट के लिए जाना है? शाजिया, आप बात समझने की कोशिश करें। अभी तो हर वो बंदा जिसको नज़ला जुकाम खांसी वो कहता है जी मेरा टेस्ट करा दें। हम टेस्ट उन लोगों का कर रहे हैं जिनकी केस हिस्ट्री इस तरह की है कि बाहर से वो इस वक्त कोई सफ़र करके आए हैं। जैसे हमारे ज़ायरीन हैं, जिस तरह लोग बाहर से आए हैं, ये अब जिस फ़र्द के अंदर कल रात जिस आदमी के अंदर ये पॉजिटिव आया है वायरस, ये आज से 5 दिन पहले इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए थे। इनको इंग्लैंड में ही इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। यहाँ वो एयरपोर्ट पे उतरे तब इन्होंने शायद पैनाडोल वगैरह खाई भी होगी, उसके बाद थोड़ी सी और खांसी वांसी हुई, उन्होंने अपना वो डिपार्टमेंट उससे लैब से टेस्ट करवाया, वो इनका पॉजिटिव निकला। हमने मज़ीद तस्दीक करके इस वक्त वो हमारे पास मेयो अस्पताल में है और माशाल्लाह ठीक है वो, अब बल्कि अपने इंटरव्यूज़ भी बहुत ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इट। इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 80% लोग रिकवर कर जाते हैं, जिस तरह आप नज़ले ज़ुकाम और फ्लू से रिकवर करते हैं। 20% ऐसे मरीज़ होते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में, यानी जिनकी जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। वैसे भी फ्लू अगर किसी बूढ़े में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस फ्लू की, कई नमोनिया वगैरह। इसी तरह इसका नमोनिया जो है ज़रा ज़्यादा सवेर होता है। इस वजह से, क्योंकि इसका ख़तरा क्या है, क्यों हम इतने परेशान सब हो रहे हैं, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी तेज़ होती है। यानी चांसेस ये हैं कि अगर घर में एक को हो गया है तो होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? जो हम इस वक्त हिफाजती तदाबीर जो इख्तियार की है, मिटिगेशन के तादाद कम रहे, हमने छुट्टियां दे दी हैं, लोगों ने समझा हॉलीडेज हो गए हैं, उन्होंने अपनी छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। खुदारा ये छुट्टियां नहीं है, ये इमरजेंसी ये इक़दाम तो अच्छे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल हमने देखा कि मेयो हॉस्पिटल में अमले ने काम करने से इनकार कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर महमूद ये कहते हैं कि एक 54 साला मरीज़ को गुज़श्ता रोज़ चेक करने वाले डॉक्टर्स ने हिफाजती किट्स नहीं पहनी हुई थी। पंजाब हुकूमत जब तक जो है ना मुकम्मल फैसिलिटेट नहीं करेगी, सामान नहीं देगी, हम काम नहीं करेंगे। और आज तक की डेडलाइन दी हुई है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम एहतजाजी जो है ना वो अपनी एक पॉलिसी बनाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो सबसे पहले वो जब तक डॉक्टर्स के पास किट्स नहीं होंगी, प्रॉपर अरेंज नहीं होगा उनके पास, तो वो कैसे मरीजों का चेकअप करेंगे? मेरा ख्याल है ना काम करने के तो 100 बहाने होते हैं। मैं तो आज सर्विसेज हॉस्पिटल में सारे जो वहाँ सेंटर वहाँ फिर के आई हूँ जहाँ इस वक्त सस्पेक्टेड लोग आए हुए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हर हॉस्पिटल के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन वार्ड्स में इस्तेमाल होगा जहां कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड पेशेंट्स या कंफर्म मरीज आएंगे। पूरे अस्पताल को तो आप ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दे सकते। वजह यह कि ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर भी आप सिर्फ 1 से 2 घंटे तक, बाकी रहा जहां तक इक्विपमेंट वगैरह का ताल्लुक, चाइना ने अपने सारे डॉक्टरों को इक्विपमेंट दी। उन बेचारों ने कितनी मेहनत की, उसके बावजूद बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे उनको इन्फेक्शन लगी। तो ये बात तो आप यू स्टॉप इट। मकसद ये होता है कि एक हद तक एक प्रोटेक्शन होती है, पर अगर वो वाली बात है मैं ना मानूँ तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती चली जाऊँ। डेंगू वायरस उतनी ही खतरनाक वायरस है, हाँ, मच्छर से फैलती है। पिछली दफा डेथ्स भी आपके सामने हुई। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि लोगों को अभी तक इस चीज का पता ही नहीं कि क्वारंटीन करना क्या होता है, करंटीना क्या होता है, ये कितना जरूरी है। अगर किसी को पता चल जाए कि अगर उसमें ये वायरस है और डॉक्टर्स कहें जी आपको तो बिल्कुल अलग थलग रहना है, आपको किसी से मिलना नहीं है, कोई आपके पास नहीं आ सकता, आप किसी के पास नहीं जा सकते, तो लोग इस खौफ में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं। और अगर किसी को सिम्टम्स हो तो यकीन करें कोई बताने से भी गुरेज करता है कि बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। तो ये लोगों को जो है ना वो गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वारंटीन करना लोगों के अपने लिए भी और उनके घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की हमारे यहाँ बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वारंटीन इसलिए किया जाता है कि हम लोगों को बचा सकें। इस वक्त जैसे ज़ायरीन जो हैं उनकी क्वारंटीन जो है डीजी खान में की गई है, उनके सारे सबके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। जो नेगेटिव होंगे उनको हम घर भेजवा देंगे, उनको कहेंगे कि आप अगले 12-13 दिन घरों में रहिए।
कोशिश करें कि आप बाहर ना निकले। अगर कोई ज़रा से भी सस्पेक्टेड हुआ तो वो वहीं हमारे पास 14 दिन रहेगा और 14 दिन के बाद उनको घरों पे पहुंचा देंगे। इसी तरीके से जो ज़ायरीन अगले ज़ायरीन तफ्तान से आ रहे हैं उनको भावलपुर में रखा जाएगा, उनके भी सब टेस्ट किए जाएंगे। मकसद ये है कि 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है इस वायरस का। हम कोशिश करेंगे इस 14 दिन के अंदर उनको तकलीफ़ दिए बगैर करने के हर किस्म की सहूलत उनको इन क्वारंटाइन सेंटर्स में दी जाए, अलहदा रखा जाए। पर उसका ये मकसद नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई जेल में डाल रहे हैं। अब जैसे वो हमारे मरीज़ जो हैं जो इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, एक और जो मसला, लोगों को मास्क नहीं मिल रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं लोगों को मिल रहे हैं, वो ब्लैक हो रहे हैं, अगर हैं तो लोग महंगे दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो कोई आफत आती है लोग बजाय इसके कि रिलीफ दें उस उल्टा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जहाँ तक मास्क की ज़रूरत नंबर 1 उसको है जिसको इन्फेक्शन है। नंबर 2, अगर वैसे आपको फ्लू है तो आप मास्क पहन लीजिए ताकि औरों को आप ना लगाएं। इसका मतलब प्रोटेक्शन के तौर पर भी नहीं पहन सकते मास्क? नहीं, ये हिफाजती तदाबीर थोड़ी है। मतलब मकसद ये है कि इट इज़ नॉट प्रोटेक्शन। इफ़ आई एम अ हेल्दी पर्सन तो मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मैं तीमारदारी करने जाऊँगी मरीज़ों की तो या मैं अपने मरीजों को देखने जाऊंगी, देन आई विल वेयर अ प्रोटेक्टिव मास्क ताकि मैं प्रोटेक्ट हो सकूं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या चाइना से भी कोई डॉक्टर्स की टीम आई है यहाँ पर? अभी तक नहीं आई, लेकिन हम इस वक्त चाइनीज़ एम्बेसी के साथ हमारा राब्ता है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किस्म की उनसे हेल्प लें ताकि समझ बूझ जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। नासिर साहब, सिंध में कितने इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? क्या सिंध में जो केसेस की मेजर वजह, क्या सोर्स जो है इसका मेजर वो तफ्तान ही है या चाइना से आने वाले भी कुछ लोगों में इस कोरोना वायरस की तशखीस हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी देखें, यहाँ पे इस वक्त ज्यादा तादाद तो अभी जाहिर है जो आज रिपोर्ट हुई है वो वही है जो तफ्तान बॉर्डर से आए हैं यहाँ पे। लेकिन वैसे जो 30 के करीब कराची में पॉजिटिव आए हैं उसमें बहुत सारे ममालिक के हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ लंदन से आए हैं, कुछ दीगर ममालिक से, सऊदी अरब से, तो वो हैं। लेकिन ये जो तफ्तान बॉर्डर से आए हैं जिनको वहाँ पे क्वारंटाइन पे भी रखा गया 14 दिन के लिए और फिर भेजा गया कि जी उनका मुकम्मल क्वारंटाइन है और वो क्लियर है। लेकिन जब यहाँ पे सक्खर में जहाँ पे हमने ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पे उनको ला के उनके सैंपल्स लिए और उनको भेजा गया आगा खान यूनिवर्सिटी के रोंडस या जहाँ पे इनके सही टेस्ट होते हैं। तो वहाँ से जो इस वक्त इब्तदाई तौर पर भी जो आए हैं आज अभी जो लेटेस्ट वो आए हैं 119 के करीब जो है वो पॉजिटिव आए हैं। 293 में से कोई 200 और समथिंग के आए हैं जिनमें से ये 113 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। बाकी रात 12:30 बजे तक हमें दीगर रिजल्ट आएंगे। अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर सिर्फ कराची और सक्खर में और कहीं नहीं ये सेंटर्स बनाए गए? जी, दीगर जगहों पे भी हमने बनाए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन क्योंकि कराची में 2-3 बनाए गए हैं और फिर सक्खर में एक हमें पूरा इस तरह की अवेलेबिलिटी है जहाँ पे हमने पूरा एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। और इसी तरह हैदराबाद, कोटड़ी, नवाबशाह, यहाँ पे तो इस वक्त हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं जहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से ये बनाए। सही। और दीगर जगहों पे भी हमने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर या छोटे क्वारंटाइन, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत हाल होती है तो 10,000 प्लस के हमने मुख्तलिफ जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, कुछ बना रहे हैं। अच्छा, विफाक से भी कुछ खास डायरेक्शंस मिली हैं सूबों को? जी, अभी वफाक की मेहरबानी है कि जो 26 को 2 केस आइडेंटिफाई हुए, सीएम सिंध ने तो पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 13 तारीख को अभी जाके एक मीटिंग की है जिसमें सब वजीर आला साहिबान
और दीगर अहम लोगों को बुलाया है। लेकिन वफाक के जो जफर साहब हैं वो काफी एक्टिव हैं, उन्होंने काम भी कर रहे थे, वो हमारे से राब्ते में भी थे। लेकिन ये सारी चीजें मोस्टली हमने खुद की हैं और सीएम साहब ने खुसूसी फंड से आगा खान और इंडस्ट्री। जी हाँ, कंपैरेटिवली अगर पंजाब से बात करें तो सिंध में अच्छे जो है ना वो अरेंजमेंट्स है, लोगों से बात भी हो रही है, कुछ डॉक्टर से भी बात हुई तो कह रहे हैं कि सिंध में अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं सिंध गवर्नमेंट। अरेंजमेंट के अलावा हमने वो तो प्रॉपर किए हैं, लेकिन हमने इसको सीरियस लिया है। जो दीगर जगहों पे मे भी ना लिया गया हो, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करता, हमारे सब भाई बहन है। लेकिन देखें, मैं आपको छोटी मिसाल दे दूं एक, कि तफ्तान बॉर्डर से रिपोर्ट मिली कि 8,000 के करीब लोग पाकिस्तान में आए हैं, जिनमें 1500 के लगभग सिंध में, 4,000 कुछ पंजाब और फिर इसी तरह दीगर सूबों में। हम तो 1500 लोगों तक ही पहुंचे कुछ 4 या 5 दिनों में। किसी भी गांव में थे, किसी भी जगह पे थे, शहर में, गली में, मोहल्ले में, हमारी टीमें वहां पे पहुंची, उनको चेक किया गया और उनकी स्क्रीनिंग की गई। एयरपोर्ट और बॉर्डर फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट्स पर भी कोई इस तरह की मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी कि कोई हमें आइडेंटिफाई करके दे। सही। इसीलिए हमने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरा पेशू साहिबा, उन्होंने कोई सीएम मुराद अली शाह साहब के डायरेक्शंस पर 60 के करीब ट्रेन अपना स्टाफ हमने वहाँ पे एयरपोर्ट वालों को दिया है, जो हमने अभी टेस्ट वहाँ पे बनाए और सबको चेक करने। इसी वजह से कोई 2 दिन में हमें फर्स्ट टाइम कोई 6 के करीब एयरपोर्ट से ही जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये एकदम माफ कीजिएगा, ये एकदम तो अपनी जगह, लेकिन जो लोगों को हर जगह पे मसला हो रहा है, तमाम सूबों में मास्क का भी, हैंड सैनिटाइजर्स का भी, तो सिंध में भी ये मसला है, तो इसको आप लोग इसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं कि लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी हो सके? जी देखें, एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरी अवेयरनेस। हाँ। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो भी खबर चल जाए बगैर तस्दीक के, बगैर किसी उसके पीछे अभी मास्क की एज सच कोई जरूरत नहीं होती कहीं भी। सिर्फ इस वजह पे जरूरत होती है जिसमें पॉजिटिव हो या जो मेडिकल स्टाफ उनकी तरफ जाता है, उनसे रुजू करता है, उनकी काम करता है, उनके लिए तो पॉजिटिव जरूरी है, उनको मास्क भी चाहिए। अदरवाइज मास्क पहनना जो है वो जर रखा भी है। अगर खामखाई हर कोई मास्क पहन के घूमना शुरू कर दे तो वो उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। लोगों ने हमारे यहाँ जैसे खुदा गारत करे ज़खीरा अंदोजों को कोई भी चीज देखते हैं तो फिर एकदम उसका रेट बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पे क्रैक डाउन किया है, सही लाखों के करीब हमने वहाँ से इनसे बरामद किए ये जो मास्क हैं या दीगर जो किट्स वगैरह चाहिए होती हैं, और वो फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं जिन लोगों ने इस तरह की सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध मेरे साथ थे। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को जो है ना वो हिला कर रख दिया है, मुअत्तल करके रख दिया है। मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से फ़ज़ाई कंपनियों को अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है और इस सारी सूरत हाल में PIA का जो हाल है अब ये मज़ीद बद से बदतर हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से फ्लाइंग ऑपरेशन मुतासिर होने की वजह से PIA को भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। PIA की आमदनी का 70% हिस्सा सऊदी अरब की फ़्लाइट से आता है। माहाना 40,000 मुसाफिर जो हैं ये सिर्फ उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं और सऊदी अरब की जानिब से उम्रा अदायगी पर पाबंदी के बाद PIA को माहाना 2.6 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ मार्च के महीने का नुकसान है। अगर खुदा ना खास्ता ये जो कोरोना वायरस है अप्रैल और मई तक ये जारी रहता है तो PIA को मज़ीद नुकसान होगा जो PIA नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जबकि अगर खलीजी ममालिक, यूरोप और शुमाली अमरीका जैसे दूसरे ममालिक में भी सफरी पाबंदियाँ ऐसे लगाई जाती हैं तो PIA को माहाना जो है वो 12 अरब रुपयों का नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो PIA के पास ना तो ऑपरेशन चलाने के लिए फिर रकम होगी, ना तनख्वाहें होंगी, ना ही ईंधन होगा, ना ही हैंडलिंग चार्जेस होंगे। फिर ऐसी बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए या PIA इंतज़ामिया से ज़्यादा हमें साबिक चेयरमैन PIA अरशद मलिक ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़ाती हैसियत में इक़दाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने हफ्ते के रोज़ भी की जब ये महसूस किया गया कि हुकूमत सऊदी अरब में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। तो ऐसे में उन्होंने ज़ाती तौर पर सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और दफ्तर ख़ारजा में ज़ाती राब्तों से बात
बात की कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए आखिरी तारीख में कम 3 दिन की तौसीक की दरख्वास्त की और उनकी कोशिशों से पाकिस्तान को 18 मार्च तक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखने की फिर इजाज़त मिली। एक तरफ कोरोना की वजह से होने वाले नुकसानात हैं तो दूसरी तरफ PIA की मौजूदा इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से साबिक चेयरमैन PIA अरशद मलिक की 1 साल की जो मेहनत जो उन्होंने की वो भी अब ज़ाया होती नज़र आ रही है। अरशद मलिक की 1 साल की मेहनत की बदौलत ही PIA का खसारा आधा रह गया था। 2019 के पहले 6 माह में PIA का ऑपरेशनल खसारा 17 अरब से कम होकर 7 अरब रह गया था, जबकि रेवेन्यू की मद में 44% इजाफे के साथ खसारे में 59% की कमी भी हुई थी। इसके साथ जाली डिग्रियां रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही थी, फिर यूनियंस भी कमज़ोर पड़ चुकी थी, जबकि फ़्लाइट्स लेट होने का मामला भी काफ़ी हद तक हल हो चुका था। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में उनकी बरतरफी के बाद यूनियंस एक बार फिर से ताकतवर हो रही हैं। जाली डिग्रियों पर होने वाली तमाम इंक्वायरीज़ और कार्रवाइयों का जो सिलसिला है ये रुक गया है और हवाई जहाज़ों की ग्राउंड दोबारा शुरू हो गई है। इस सब पर मैं बात करती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है साबिक चीफ कमर्शियल ऑफिसर PIA मामून रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मामून रशीद साहब आपका। मामून रशीद साहब ये बताइएगा कि एक तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है PIA को। PIA जो पहले ही बदहाली का शिकार थी, मज़ीद हालत ख़राब हो गई। सिर्फ 1 महीने का नुकसान जो है ना वो 2.6 अरब रुपए जो है ना वो हो चुका है। ये कैसे, अगर इतना बड़ा नुकसान 1 महीने में आपको हो जाए तो फिर ऑपरेशन और फिर सारा तनख्वाहों का मामला, कैसे ये इदारे फिर अपना सिस्टम चलाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है फिर? देखिए जी, ये जो कोरोना वायरस है ये एक पेंडेमिक है और इससे पहले भी इसी तरह के डिज़ास्टर्स हो चुके हैं। इससे पहले 9/11 का जो एक वाक़या हुआ था और उसके बाद 2007 से 2009 तक जो फाइनेंशियल डाउनटर्न आया था उसमें तकरीबन इसी तरह के नुकसान हुए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि PIA ने इसमें अब आपने जो बात की कि जी आप तो PIA को एक तरह से ब्लेम कर रही है, लेकिन बात यह है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है वो चाइना, जापान, कुवैत, दोहा, इटली, सऊदी अरेबिया, उन्होंने फ्लाइट, सऊदी अरेबिया ने तो अभी बंद नहीं की, वो 18 मार्च से बंद करेंगे। बट ये जो क्लोजर्स है इसमें तो PIA का कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, उन्होंने क्लोज कर दिया तो PIA ने फ्लाइटें बंद की। ये आपकी बात सही है कि जो इस क्लोजर से 1 मंथ का PIA का जो नुकसान है वो तकरीबन रेवेन्यू लॉस, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस ऑफ 5 बिलियन रुपीज़। लेकिन जब आप फ्लाइटें नहीं चलाती तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है, अबाउट 2.8 बिलियन, तो आपका जो नेट लॉस है वो तकरीबन 2.5 बिलियन बनता है। लेकिन अब अगर इसके बाद UAE की फ्लाइटें कोई 40% और इंटरनेशनल कोई 75% और कम होने का खदशा है, अगर वो होता है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू लॉस 8 बिलियन बनता है और जो उसके साथ उसका कॉस्ट अगर आप निकालें 4 बिलियन का तो तकरीबन 4 बिलियन PIA को लॉस होगा। टोटल अगर शट डाउन होता है तो 1 महीने में तकरीबन कोई 13 बिलियन रुपए PIA का रेवेन्यू लॉस होगा, जिसमें से अगर आप कॉस्ट निकालें आधा उसका कॉस्ट होगा तो 6.5 बिलियन बनेगा। लेकिन इसको आप इस तरह से देख लें, इसको आप कन्वर्ट कर लें कि ये जो 6.5 बिलियन PIA का लॉस है ये बनता है तकरीबन $42 मिलियन। अब आते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, IATA के फिगर्स है 113 बिलियन लॉस जब से ये कोरोना का आया है फरवरी के मिड में, तो 113 बिलियन डॉलर्स लॉस हुआ एविएशन इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड, विच इज लाइक 1/5 ऑफ द लास्ट ईयर टोटल रेवेन्यू। कोई तकरीबन $550 बिलियन का रेवेन्यू था तो उसका 1/5 बनता है। लेकिन इसमें अगर आप ये देख लें कि बाकी एयरलाइंस के साथ क्या हो रहा है, अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा ने कोई 65% फ्लाइटें कम की। यूरोप का सबसे बड़ा जो है वो लुफ्तांजा है, लुफ्तांजा ने 90% अपना शेड्यूल कर्टेल किया है अप्रैल में। उनके लॉसेस का आप अंदाजा लगा लें। इसी तरह जो पैसेंजर्स ग्लोबल एक क्राइसिस है, इस क्राइसिस का जो नतीजा कैथे पैसिफिक 65% फ्लाइटें कम कर दी है, कोरियन एयरलाइन ने 80% कम कर दिए, नॉर्वेजियन ने तो 90% अपने लोगों को निकाल दिए। 10,000
जॉब्स चले गए हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ऐसा इदारा जो पहले खसारे में हो, कारकर्दगी खराब हो, अब आप देखें पहले जो साबिक चेयरमैन अरशद मलिक, उनके दौर में देखे वो कह रहे खसारा भी कम हो गया था, 70 अरब से कम होकर 7 अरब रह गया था। सिर्फ ये 6 महीनों की बात कर रही हूँ, 2019 की। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपका जो एक इदारा है पहले ही नुकसान में चल रहा हो और इस तरह के नुकसान मजीद लॉसेस होना शुरू हो जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये कि फिर आपका वो इदारा काम करने के काबिल रहता भी है या नहीं? बात यह है ना कि देखिए, ये जो इदारा है, बाकी इदारे क्या करते हैं। गवर्नमेंट चाइना ईस्टर्न और चाइना सदर्न 2 एयरलाइंस है जो चाइनीज गवर्नमेंट के हैं। चाइना गवर्नमेंट ने उसमें बिलियंस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। होनैन एयरलाइन एक प्राइवेट एयरलाइन है, चाइना ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। और आपको पता है कि सिर्फ फरवरी में $3 बिलियन डॉलर्स, जो ये तकरीबन 500 बिलियन रुपीस बनता है, ये उन्होंने इंजेक्ट कर दिए टू सेव द एयरलाइन। तो बात यह कि ये तो इस तरह का एंडेमिक है कि इसमें किसी का कोई कसूर तो नहीं है, न पीए का कसूर है। अरशद मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना कि इस तरह का हुआ। उन्होंने अगर रिवाइव कर दिया तो ये रिवाइवल तो आगे जा सकता है। सारी गवर्नमेंट्स जो है अपने अपने एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं टू सेव द एयरलाइंस का अपना। एयरलाइंस अपनी बहुत सारी एयरलाइंस है जो लॉसेस में थे, यूरोप में बहुत सारी एयरलाइंस, अमेरिका में बहुत सारी एयरलाइंस लॉसेस में होते हैं। लेकिन इस एपिडेमिक के लिए तो सारी उनकी अपनी गवर्नमेंट्स ने, मैंने आपको बताया कि चाइना ने तो 3 बिलियन एक प्राइवेट एयरलाइन में इंजेक्ट कर दिए इन ऑर्डर टू सेव देम। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज पीआईए सिर्फ एक कमर्शियल एयरलाइन नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि पीआईए ने 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में एक अपने कौम के लिए हमेशा काम किया है और इस तरह रेस्क्यू के काम किए। उसमें पीआईए ने अपने पैसे खर्च किए, पीआईए ने कमर्शियली नहीं सोचा। तो आप प्लीज इस तरह ना सोचें कि इसमें पीआईए का कसूर है। पीआईए को सियासत ने, यूनियंस ने, सियासी भर्तियों ने बड़ा डैमेज किया है इस इदारे को। देखिए ना, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो जो आप बात कर रही है ना, वो उसमें हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है गवर्नमेंट में, वो अपना यूनियन वहां पे बनाती है। पीपल्स पार्टी ने यूनियन बनाए, मुस्लिम लीग नून ने अपनी यूनियंस बनाई, और वो जो उनके यूनियन के अहदेदार होते हैं, वो ये तो अरशद मलिक साहब का एडवांटेज ये है कि वो एयर मार्शल है, वो उनके पास एक अथॉरिटी है। जो सिविलियन लोग आते हैं, ऑल्दो कि गवर्नमेंट उनको इंस्टॉल करती है पीआईए में, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस यूनियन के लीडर को, जो एक ग्रुप 4 का एम्प्लॉय होता है, जिसको गवर्नमेंट में प्रोबेबली क्लर्क का लेवल होता है, और उसको अगर आप अपने चेयरमैन और एमडी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें, तो उसमें ना चेयरमैन का कसूर है, ना एमडी का कसूर है, कसूर उस गवर्नमेंट का है। सही। तो आपको ये देखना होता है कि एक कमर्शियल अदारे को आप कमर्शियली चलाएंगे, या जिसको भी अपॉइंट करेंगे एज एन एमडी, उसको आप फिर ये अथॉरिटी देंगे कि वो उसको रन करे, और ये जो एक्स्ट्रा फोर्सेस उसको एयरलाइन को डैमेज करते हैं, उनको सपोर्ट ना करें। सही। अच्छा, तो मौजूदा हाल आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है जब एक तरफ लॉसेस हो रहे हैं इदारों को? देखिए जी, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे दूसरे गवर्नमेंट्स, इवन यूरोपियंस एंड द चाइनीज गवर्नमेंट स्पेशली, उन्होंने अपने एयरलाइंस को सपोर्ट किया, तो वो फाइनेंशियली एयरलाइन को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज ये एयरलाइन हमेशा, आप देखें ना, जो दूसरे प्राइवेट कैरियर्स है, प्राइवेट कैरियर्स डोमेस्टिक पे अपने किराए बढ़ाती है, इस वजह से कि लोगों की जरूरत है। पीआईए हमेशा अपनी किराए इस तरह से रखती है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। कैसे सर्विस प्रोवाइड करे? सऊदी अरब की, पैसे कमाए। सऊदी अरब की अभी देखें, अब इमरजेंसी, अब जो फ्लाइट्स चलानी पड़ी सऊदी अरब से लोगों को लाने के लिए, और यहाँ से लोगों को ने अब जब जाना है, जब सऊदी अरब ने ऐलान किया कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो अकामा होल्डर्स हैं या जिनके पास रेजिडेंस है वो वापस आ जाएं, तो यकीन करें बहुत से ऐसे जानने वाले लोग जिन्होंने जाना था, पीआईए ने डबल ट्रिपल टिकट्स कर
दी, 2-2 लाख की टिकट्स में जो लोग लेने पर मजबूर हो गए। जरा पीआईए भी तो लोगों की इस तरह मजबूरियों से फायदा उठाता है ना, जो नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में स्पेशली। मैडम, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ पीआईए के पास नहीं है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सारी एयरलाइंस दुनिया की इसी तरह से चलती है कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे टिकट खरीदना होगा तो हाईएस्ट लेवल पे होगा। हम पीआईए में, मैं जब पीआईए में था, मार्केटिंग में, तो हम क्या कहते थे कि आपने अगर चीपर टिकट लेना है तो आपको बहुत पहले लेना चाहिए। अगर आपको महंगा टिकट लेना है उसी वक्त जाएं तो महंगा आपको टिकट मिलेगा। द अर्लियर यू बाय द चीपर यू फ्लाई, ये हमारा स्लोगन होता है। ये सिर्फ हमारा नहीं है, सारी दुनिया के एयरलाइनों का ये स्लोगन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मामून रशीद, साबिक चीफ कमर्शियल ऑफिसर पीआईए थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, गुज़श्ता साल मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से उठाए जाने वाले स्याह इक़दाम के खिलाफ बतौर एहतजाज पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी थी। फिर इस पाबंदी के तहत तमाम अशिया के दरामद और बरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी। पाबंदी आयद होने के बाद बाज़ कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया और ये कहा कि भारत से बहुत सी ऐसी हमें अद्वियात इंपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इंसानी जानों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमें इन दवाइयों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर हुकूमत ने मशरूत इजाज़त दे दी। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की आड़ में इन कंपनीज़ ने दूसरी अद्वियात भी बरामद की हैं। इंकशाफ होने पर वफाकी काबीना ने इस इक़दाम पर सख्त नोटिस लिया है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुआविन सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वजाहत देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त 40% के करीब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत से दरामद की जा रही हैं, जिस पर काबीना अरकान ने भारत से दरामद की जाने वाली अद्वियात की मिकदार और तफसीलात काबीना के सामने पेश करने का मुतालबा किया है और आइंदा इजलास में अद्वियात की तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत जारी की हैं। ये खबर इसलिए तशवीशनाक है क्योंकि वफाकी काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर डेंगू से बचाव की अद्वियात भारत से दरामद करने की सिफारिश को मुस्तरद किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनी के प्लांट के लिए पैराजाइलाइन टेरापेथेलिक एसिड केमिकल वन टाइम पर मशीन के तहत दरामद करने की इजाज़त जो नहीं दी गई थी। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भारत से अरबों रुपए मालियत की अद्वियात दरामद करने की इजाज़त देना यकीनन ये भी हैरान कुन बात है और तशवीशनाक बात भी है। इस पर मैं मज़ीद बात करूँगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल आपका। सुहेल इकबाल, जिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इन अहम अद्वियात इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, क्यों उन कंपनीज ने दूसरी अद्वियात भी दरामद करना शुरू कर दी और हुकूमत पाकिस्तान अब इस पर क्या जो है ना वो वफाकी काबीना ने क्या तजावीज़ दिया, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए इनके खिलाफ? शाजी, मामला ये है कि अगस्त 2019 में वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि भारत ने जो मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया है और वहाँ पर जो उसने इंसानियत सोज मंसालिम का सिलसिला शुरू किया है, उसके नतीजे में भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएँ, जिसके बाद ना पाकिस्तान कोई चीज़ भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही भारत से कोई आइटम इम्पोर्ट की जा सकती है। उसके बाद भारत के अंदर मज़ीद हालात ख़राब हुए, भारत में भी मुसलमानों के ऊपर मजालिम की इंतहा कर दी गई, तो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त किया और आलमी बरादरी को भी इस मामले के ऊपर सेंसिटाइज़ किया। लेकिन इस अरसे के दौरान हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत को मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ़ अशिया जो माजी के अंदर भारत से इंपोर्ट होती थी, और यहाँ पर यह वाज़ेह है कि अगस्त 2019 से पहले पाकिस्तान भारत से $1.5 अरब मालियत की अशिया इंपोर्ट करता था, तो अब हम उनसे कोई इंपोर्ट नहीं करते। लेकिन उस वक्त कुछ कंपनियों ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि हमें एटलीस्ट जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वक्ती तौर के ऊपर भारत से इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने इजाज़त दी। अब वफाकी काबीना के इजलास के अंदर इस मामले का इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत की उस इजाज़त का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को काबीना अरकान ने यह बताया कि वो अद्वियात जो इंसानी जानों को बचा सकती हैं उसकी आड़ के अंदर दीगर कंपनियां भी बहुत सी अद्वियात भारत से इंपोर्ट कर रही हैं, जिसके नतीजे में भारत को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच रहा है। और पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था
कि भारत जब तक मकबूजा के अंदर लॉकडाउन ख़त्म नहीं करता, जिसे अब 224 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया है, भारत के अंदर मुसलमानों पर मजालिम ख़त्म नहीं होते, हम अपनी पोजीशन के ऊपर रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां उसका मिसयूज़ कर रही हैं। और उस वक्त क्या वजह है सरकारी ये अद्वियात क्या दूसरे ममालिक से इंपोर्ट नहीं हो सकती? क्या भारत में सस्ती मिलती हैं जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है भारत से ही ज़रूरी है वहाँ से इंपोर्ट करना इन मेडिसिन को? क्या जी, इसके ऊपर मैंने फर्दर रिसर्च की तो पता चला कि चूंकि काफ़ी अरसे से ये कंपनियां, इन कंपनियों की भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है भारत से इंपोर्ट करने के अंदर, चूंकि ये कुछ रॉ मटेरियल भी वहाँ से इंपोर्ट करती हैं, कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करती हैं। तो इनको काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस थी। इन कंपनियों का अपना भी इंटरेस्ट था और उसके साथ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी सामने रख के ये वन टाइम परमिशन हासिल की गई। लेकिन अब उसका मिसयूज़ हो रहा है। बिलखसूस जब ये सवाल उठे वफाकी कैबिनेट के इजलास के सामने तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि 40% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम API बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में, वो कंपनियां आज भी भारत से इंपोर्ट कर रही हैं। ये शॉकिंग था कैबिनेट अरकान के लिए कि किस तरीके के साथ उनकी दी गई फैसिलिटी को मिसयूज किया जा रहा है। अगर उस वक्त अचानक जब पाबंदी लगी थी कि तो इन पाकिस्तानी कंपनियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि किसी और मुल्क से इन अद्वियात को या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सके, उनको इजाजत दी गई। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर बजाय इसके कि हम भारत के बजाय कोई और ऑप्शन, कोई एवेन्यू तलाश करते जहां से ये अद्वियात पाकिस्तान आ सकती या रॉ मटेरियल आ सकता, बल्कि मजीद अद्वियात और रॉ मटेरियल भी इनका भारत से इंपोर्ट करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कैबिनेट अरकान ने इस मामले के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए इन कंपनियों से रिपोर्ट तलब की है, बिलखसूस डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से, कि कैबिनेट को आगाह किया जाए कि जिस पॉलिसी के अंदर हमने रिलैक्स करते हुए इजाजत दी थी उसके किस बड़े पैमाने के ऊपर उसको मिसयूज किया जा रहा है। जो कैबिनेट का इजलास होगा उसमें ये बात जेर बहस आएगी कि क्या एक्शन लेना है, जो आपने एक मशरूत इजाज़त दी है ख़ास किस्म की मेडिसिन को इंपोर्ट करने की, उसको भी बंद कर दिया जाए, या आइंदा होने वाला जो कैबिनेट का कैबिनेट का इजलास होगा उसमें सब डिसाइड होगा, फैसला होगा? देखिए, आइंदा कैबिनेट इजलास के अंदर ये मामला आएगा, वो सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और यकीनी तौर के ऊपर कुछ खिलाफे तवक्को फैसला हो सकता है। देखिए, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी कैबिनेट से दरखास्त की गई कि डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है। यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि एक तरफ इन कंपनीज को इजाजत दी गई कि जो जरूरी आप समझते हैं कि मेडिसिन वाकई बहुत जरूरी है वो आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब और KPK को कहा जाता है, जब उन्होंने कहा कि डेंगू की अद्वियात हमने भी वहां से लेनी है, इंपोर्ट करनी है, उन्हें मना कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? जी, ये मामला है लॉबिंग का। बेसिकली जब ये प्राइवेट कंपनियां जब इस किस्म की उन्होंने अपना उनका इंसेंटिव को बहुत मौसर तरीके से लॉबिंग करती हैं, वजारत तिजारत हो या वजारत सनत व पैदावार हो या कैबिनेट के अरकान हो, वो अपनी लॉबिंग करती हैं, एफर्ट्स करती हैं और उन्होंने गुज़श्ता साल ये परमिशन हासिल कर ली थी। अब यहाँ पर मामला है सरकारी डिपार्टमेंट्स का, जो समरी साल करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर भिजवाते हैं और उसके अलावा और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो भी कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके या कन्विंस कर सके कि अब टाइम बहुत कम है, पेपर रूल्स की कड़ी शर्त भी मौजूद है, फौरी तौर के ऊपर कहीं और से ये अद्वियात नहीं आ सकती। डेंगू ने अटैक कर दिया अचानक तो खमियाजा आवाम भुगतेंगे, आम भुगतेंगे जिन इलाकों में स्प्रे की जरूरत है। लेकिन उनको ये तय हो चुका है कि उनकी समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं, उनको इजाजत नहीं दी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक है हमारा आज का एडिटोरियल, जिनके मुतालिक माजी में ऐसी खबरें आती रही हैं कि उनके भारत की बाज़ कारोबारी शख्सियात से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की साबिक तर्जुमान तस्नीम असलम साहिबा का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने वजारत ख़ारजा के हुक्काम को भारत के खिलाफ बयानबाजी से न सिर्फ मना किया था बल्कि ये डायरेक्शंस भी दी गई थी कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेना और ना ही बलूचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों का जिक्र करना है। इसलिए उनके दौरे हुकूमत में इन दोनों हिदायत पर अमल होता रहा। इस इंटरव्यू में तस्नीम असलम से यह भी मंसूब है कि नवाज शरीफ जब नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत के लिए नई दिल्ली गए तो वहाँ उन्होंने कश्मीरी क़यादत से मुलाकात नहीं की, जबकि पाकिस्तान की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जो भी पाकिस्तानी रहनुमा नई दिल्ली जाता है तो वह हुर्रियत पसंद रहनुमाओं से ज़रूर मुलाकात करता है।
तस्नीम असलम के बकौल शरीफ ख़ानदान भारत का हामी था और इसकी एक वजह शायद भारत के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात थे। तस्नीम असलम चूँकि इंतहाई अहम ओहदे पर काम कर चुकी हैं, इसलिए उनके इल्ज़ामात को इंतहाई संजीदा लेना चाहिए और ख़ासकर इस सूरत में भी जब ये मामला पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क का हो तो हक़ाइक़ से पर्दा ज़रूर उठना चाहिए और सच ज़रूर सामने आना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।